डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया की गर्द में सिर्फ एक शोर सुनाई दे रहा है और वो ये कि लाहौर में खामोशी के साथ गैंग वॉर का फिर से आगाज़ हो गया है। वो गैंग वॉर जो 90 की दिहाई में यहाँ रही, 2000 के बाद इस लाहौर के इर्द गिर्द घूमती रही, मंडलाती रही साए की तरह। और ये सिलसिला अमीर बालाज के कत्ल के बाद उसका मुल्जिम एहसन शाह और एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला, अभी तो इस पर सवाल उठ रहे थे कि इतने में दिन दिहाड़े लाहौर में मसरूफ़ तरीन कनाल रोड के ऊपर गोगी भट्ट, जो अमीर बालाज के कत्ल में नामजद मुल्जिम है, उनके बहनोई जावेद भट्ट का यहाँ कत्ल होता है। सवाल ये उठता है कि पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है। सवाल ये भी है कि सोशल मीडिया पर इस सारे मामले को जो ग्लैमराइज करके दिखाया जा रहा है, जो नौजवान आज ये समझता है कि बदमाश बनोगे तो ताकत आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, असला होगा, लोग आपसे डरेंगे, लेकिन शायद वो नौजवान एहसन शाह की माँ के वो जज्बात नहीं देखता। माँ फिर माँ होती है, चाहे मुल्जिम की हो, मुजरिम की हो या किसी मासूम की हो। वो दर्द जिसका सामना अमीर बालाज की फैमिली को करना पड़ा, जावेद भट्ट कत्ल हुए तो उनके घर वालों को करना पड़ा। क्या ये कत्ल का सिलसिला जारी रहेगा और नौजवान इसको ग्लैमराइज करता रहेगा? सोशल मीडिया के इस शोर में मैं हूं मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं लाहौर की दहाइयों पुरानी लड़ाइयों का एक बार फिर से तमाशा। तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? शादबाग में। हाँ जी। तो आपने ये जो लाहौर में गैंग वॉर चलती रही है, ट्रक्का वाला फैमिली व मुकाबला गोगी फैमिली, तो सारा आपने तो हालात अपनी आंखों से देखे हैं, ऐसा ही है जी? वो तो ठीक है, वो तो खबरों में पढ़ते हैं ना, ये हो गया वो हो गया। अब फिर वो मामला शुरू हो गया। पहले अमीर बालाज का कत्ल हुआ, फिर वो उसका दोस्त था एहसन शाह जो अमीर बालाज के कत्ल में मुल्ज़िम था, वो कत्ल हो गया। अब गोगी भट्ट का बहनोई जावेद भट्ट कत्ल हो गया। क्या देख रहे हैं, वो हालात किधर जा रहे हैं? हालात तो ख़राब होते जा रहे हैं, कंट्रोल कोई नहीं है। कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? ये तो मैनेजमेंट को चाहिए ना, कंट्रोल करें हाई लेवल पे, वही कर सकते हैं ना, हम आप तो नहीं कर सकते, वही करेंगे ना। बड़े बड़ों को अंदर करें ताकि हालात सही हो। कोई खौफ की फ़िज़ा है इस वक्त लाहौर में? जब कोई ऐसा वाक़या होता है खौफ पैदा हो जाता है। खौफ पैदा होता है? हाँ। आम आदमी को भी डर लगता है उसमें? शायद वो लगता हो, बिल्कुल। गरीब आदमी जो है रोटी कमा के खाना, उसे क्या डर है? उसे कोई डर नहीं है। कोई आपको वाक़या कोई 80-90 की दिहाई का याद है कुछ, जिसमें बड़ा लर्ज़ा खेज़ इस दुश्मनी में कोई ऐसा कत्ल हो गया हो? ये बात है कि हमें इस जंजाल में फंसना नहीं चाहते। खबरों में देख लेते हैं, ठीक है जी। यानी बातें आपको पता हैं, लेकिन आप इस पता है 52 के मेरी पैदाइश है। अच्छा। हाँ जी। माशाल्लाह, आपने तो पूरी तारीख अपने सामने देखी है। नहीं तो आप इसमें ये जो नौजवान नस्ल है जिसको आज ये लगता है, ये तो ख़राब हो गया नौजवान नस्ल, नशे कर करके। इसको कंट्रोल किसने करना है? जो पकड़ते हैं वो पैसे लेके छोड़ देते हैं, ऐसा है कि नहीं? हमने बड़ा अच्छा वक्त देखा है, बहुत अच्छा वक्त देखा है। महंगाई नहीं थी, कत्लो गारत नहीं थी, इतने बड़े जलसे अटेंड किए हैं, किसी को खौफ ही नहीं था कि यहाँ पे कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाएगा ना। ये जो दुश्मनियों का कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें आप क्या समझते हैं बुनियादी गलती कहाँ पे हुई है? ये बड़ों की हुई है ना, उनके बड़े जो थे, उनके बड़े आपस में क्लैश होता रहा, उसका मार दिया, उसने उसका मार दिया। अब ये घरों में लड़ाई चली गई है, अब अल्लाह खैर करे, ऐसे और वाक़यात ना हो। हाँ, क्योंकि हालात मुल्क के वैसे अच्छे नहीं हैं। यानी एक तरफ हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम है, हाँ जी, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, मईशत हमारी वैसे ही डाउन है, अल्लाह के हाफ़िज़ हो गई है, बिल्कुल। और उसमें अगर कत्लो गारत का एक सिलसिला फिर शुरू हो गया तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कौन संभालेगा उसे? ज़ाहिर है फिर वो पीछे है, हालात ख़राब हों तो भी आप जैसे जो बड़े हैं हमारे, ये तो उन्होंने संभालना है ना। वो बड़े जो हैं वो छोटों को आगे नहीं आने देते, ये देखिए ना।
बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अच्छे हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। गुस्से में तो नहीं है? नहीं गुस्सा का था। तो मुझे बताएं कितना अरसा हो गया ये दुकान करते हुए? कितना अरसा हो गया जब से पाकिस्तान बना? यानी 70-75 साल। हाँ जी, अबाई कारोबार है, वाले साहब थे यहाँ पे पहले। हाँ जी। मैं बुनियादी तौर पे ना आज एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। ये जो अभी अमीर बलाज का कत्ल, फिर एहसन शाह का, और फिर जावेद भट्ट जो गोगी भट्ट के बनोई हैं, तो आपने जो सारी तारीख है ना अपनी आंखों के सामने देखी है, ये हालात दोबारा उस तरफ जा रहे हैं जो आपने 90 की दिहाई में देखे हैं? मुझे क्या पता जी इसका। और वो किस तरह के हालात थे ये तो बताएं उस 90 की दिहाई में, जब ये टीपू ट्रक्का वाला और फिर उनके वालिद। हमें नहीं पता उनका कुछ भी, जो उनका काम है जो मर्जी करें। आपके सामने वो कत्ल वगैरह नहीं हुए? नहीं नहीं क्या कोई खौफ का मामला नहीं था? नहीं, कुछ नहीं है। आसान ही रहा है। हमारे लिए वो भी अच्छे थे, उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया इधर। जो हकीकत है वो बताएं। नहीं, हमें कोई पता नहीं, बस इतना ही पता है कि इधर अड्डा है इनका, बस वो अपना कारोबार कर रहे अब बस कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। हैं। जो कत्ल के मामला हैं उसके बारे में इस बारे में हमें नहीं पता, कभी सुना भी नहीं है कुछ? नहीं। ये असल में मामला ये है कि जब कत्ल होता है तो उसमें अमूमी तौर पर लोग डरते हैं, और फिर एक कत्ल नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ये तो एक तवील फहरिस्त है ना। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। बुनियादी तौर पे आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपको ये खौफ दिखाना है। एहसन शाह के कत्ल के बाद आपने देखा मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी कि लोग इर्द गिर्द बात नहीं करते, वो कहते हम जानते ही नहीं। जबकि आप उसी गली में पैदा होते हैं, आप वहीं सारी ज़िंदगी गुजारते हैं, आप वहाँ जवान होते हैं, वहाँ बूढ़े होते हैं, उन्हीं गलियों में उन्हीं इलाकों में आपके गैंग बनते हैं और वो उन्हीं इलाकों में ऑपरेट करते हैं, लेकिन लोग बात नहीं करते। ये खौफ का धंधा है, ये खौफ का कारोबार है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को इससे महफूज रखें। इसे फैंटेसाइज़ करने का, ग्लैमराइज़ करने का फ़ायदा नहीं है कि कल को जब खुदा ना करे कि आप किसी ऐसी राह पर चले जाएं, कोई आपके बारे में आकर यूँ सवाल पूछे तो लोग डर जाएं और बात ना करें। शरीफ लोगों की पहचान ये होती है कि जब उनके बारे में पूछा जाए तो लोग उनकी गवाही दें। आप कितना अर्सा हो गया यहाँ? पैदाइश ही यहीं की है। यहीं की, यानी अबाई तौर पे आप यहीं के रहने वाले हैं। कितनी खुशहाली देखी है इस इलाके ने, और आज क्या सूरत हाल है? आज तो बुरे हाल ही है। और खुशहाली कितनी देखी है? काफ़ी देखी है, अच्छी देखी है। एक अरूज रहा है यहाँ पर ट्रका वाला ख़ानदान के ऊपर, आज भी है? हाँ है। क्या किस तरह देखा आपने इस ख़ानदान को बड़े होते हुए, कारोबार करते हुए, इनके बच्चों को? अच्छे तरीके से रहे हैं, किसी को तंग नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने, और क्या कारोबार अपना करते रहे ये। ठीक है। कभी आपको कोई काम पड़ा उनसे किसी मामले में? हाँ हाँ, उन्होंने वेलकम किया रूटीन में। और वो टीपू ट्रक्का वाला से पहले उनके वालिद और फिर उनके बच्चे भी, हाँ। और फिर इनका जो एक मुखालिफ ग्रुप है वो भी इसी इलाके का, यहीं के रहने वो वाले, ग्वाल मंडी का है। ग्वाल मंडी के। वो कभी देखा कि इनका कारोबार मुतासर हुआ हो? मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे, इसकी एक वजह है कि ये जो कुछ चलता रहा और जो कुछ अभी इस वक्त चल रहा है आजकल में, इससे जो एक आम नौजवान है जो मुतासर होता है, जो ये समझता है कि शायद कि असला रखने से कोई ताकत आ जाती है, नहीं, या असला रखने से ये बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी है। हाँ, ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये जो सोच है कि आपके साथ 10 गार्ड हों, आगे 2 गाड़ियाँ हों, 4 पीछे हों, तो इंसान बड़ा कोई ताकत वाला होता है, ऐसा होता है? वो दुश्मनदार लोग यही समझते हैं ना, उन्हें डर जो होता है हर चीज़ का, कि कोई पता नहीं कहीं से कोई मुखालिफ आ जाए। ठीक है। जिससे मुखालिफ भी आ सकता है, दूसरे भी आ वो तो सकता फिर है। उनकी मजबूरी बन जाती है ना, वो उनकी मजबूरी है, उनकी ज़िंदगी में वो मजबूरी बन जाती है। लेकिन इससे जो मुतासर हो रहा है नौजवान, वो मैं तो यही कहूँगा वो बेवकूफ़ी है ना। मैं तो पहले भी आपको कहा वो बेवकूफ़ी है, उन्हें नहीं पता इसका एंड क्या है। एंड क्या है? हाँ, फिल्में हम देखते हैं, फिल्मों में क्या दिखाते हैं? नहीं, वो फिल्मों से तो उनके दिमाग पर ही असर पड़ता है। भाई मेरे दिखाते तो यही ना, एंड क्या है इसका? एंड तो में तो विलन मर जाता है। तो वही यही होता है, जो गलत होगा वो मर जाएगा, कोई भी होगा। गलत काम करेगा उसकी सज़ा तो मिलती है ना, चाहे ऊपर से अल्लाह ताला से तरफ मिल जाए, दुनिया में मिल जाए, दुनिया में मिल जाए, दुनिया में मिल जाए बेहतर है। वो वाली सज़ा नहीं, वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बस यही है, बस ये समझना चाहिए बस। और ऐसी सूरत हाल से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से हर टाइम पनाह मांगनी चाहिए। आपको कोई वक्त याद है जिसमें बड़ा अरूज रहा है और आपने देखा है यहाँ सारे मामला, कोई इंटरेक्शन हुआ हो ट्रक्का वाला ख़ानदान से,
नहीं वो हमने तो ये जो बेचारे अब बलाज कत्ल हुआ ये हमारे हाथों का बच्चा है। अच्छा, और यही यहाँ आता हाँ हाथों का बच्चा है ना। जो मर्जी जिस टाइम मर्जी आदमी चाहे उसे मिलना चाहे मिल लेता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बड़ों को जी करके बुलाता था। अच्छा। अपने उम्र के हम उम्र के दोस्त फ्रेंड, और छोटे है उसे बच्चों की तरह बुलाता था। ठीक है। तो और ये बचपन याद है आपको बलाज का सारा? ये कह सकते हैं कि हमारे हाथों में खेला हुआ। लेकिन इसके बाद तो बलाज ने भी और इनकी बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया था आपस में। हाँ वो हो रहा है। वो पढ़ा लिखा नौजवान था। ऐसे पड़ गया? हाँ नहीं भाई से यहीं पढ़ा हुआ था। ये क्या कहते हैं इस कॉलेज या स्कूल जो आते हैं वहीं से पढ़ा हुआ। BA किया हुआ था उसने। ठीक है। हाँ तो इंजीनियर था वैसे भी। और बलाज ने भी अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा कि मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। हाँ वो बिल्कुल सही कहा था कि जिसमें सिक्योरिटी रखनी पड़े और वो बिल्कुल सही कहा था। मैं अपने लोगों से मिल नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सही कहा था। अपने इर्द गिर्द के लोगों से, घर वालों से। बिल्कुल सही कहा था उसने। बिल्कुल सही था, 100% सही था। बुनियादी तौर पे बताने का मकसद ये है कि बड़ों के जो मामला थे वो चलते रहे। जो नौजवान नस्ल, पढ़ा लिखा जो लड़का था वो भी ये चाह रहा था। दूसरी तरफ से भी ये कोशिश हो रही थी। जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो उधर से भी तो हो ही रही थी ना भाई। उनको तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा उनसे तल्लुक वास्ता कोई नहीं था। ठीक है। हम यहीं पे रहते हैं, यहाँ की का बात वो भी हम साए हैं लेकिन गवर्नमेंट की हैं, लेकिन हमारा उनसे तल्लुक वास्ता कोई। लेकिन ये रिकॉर्ड की बात है कि इनका आपस में मामलात को सेटल डाउन करने का बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। और बातचीत तभी होती है जब कोई दूसरा बंदा बात करता है तो बात होती है ना। लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो इधर से भी हवा देते हैं, उधर से भी हवा देते हैं, और फिर मामला ख़राब होता है और फिर नौबत यहाँ तक पहुँचती है। एक ब्रेक लें, आपको मज़ीद हालात दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कैसे हैं भाई? ठीक, आप सुनाएं। ठाक हो? सब खैरियत ठीक, से हो? सब ठीक। सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं? सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल ये जो चल रहा है अमीर बालाज केस और फिर गोगी फैमिली और एहसन शाह, इसको देखकर क्या सीखा, क्या लगता है कि ये हम देखते ही नहीं हैं। ये तो हमने बस फेसबुक होंगी वहाँ पे छोटी बहुत वीडियो देख ली, फिल्में देख ली, बस यहाँ टिकटॉक भी देख लिया बस। ये आपके सामने आती नहीं चीज़ें? पता तो है ना आपको क्या मामला? आती हैं पर इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ये बताएं? बस देखने का दिल ही नहीं करता। मैं पता पाकिस्तान में जैसे हालात चाहे ये तो आम है। ये आम है? आम है पाकिस्तान में, और क्या है ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए? ख़त्म होना चाहिए पर क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में कभी कुछ नहीं ख़त्म हो सकता। सोशल मीडिया पे जिस तरह इन मामलात के पीछे म्यूज़िक लगाकर और वो टिकटॉक्स बनती हैं, और वो आपको लगता नहीं कि इससे जो 12-15 साल का, 20 साल का जो लड़का है नौजवान, वो समझता है कि शायद हाँ यही ज़िंदगी है? हाँ वो तो यही समझता है ना, उस पर यही असर पड़ता है ना। आजकल आप देखें 10 साल का बच्चा बड़ी बड़ी बातें करता है, लड़ता है, लड़ाइयाँ लेता है, उससे छोटे छोटे लड़ाई से बड़ी हो जाती है। बात छोटी लड़ाई से बड़ी हो जाती है और फिर मामला ख़राब होता है, फिर वहाँ से खून खराब होता है। तो ये असर पड़ रहा है? हाँ जी, ये बढ़ रहा है ज़्यादा, ये कम नहीं हो रहा, ये बढ़ रहा है। ये इसका फिर हल क्या करें? इसका हल तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही है कि बंदे को बर्दाश्त करना चाहिए। आप भी सोशल मीडिया पे सुन रहे होगे लाहौर में गैंग वॉर शुरू हो गई है। जी बहुत ज़्यादा। ये हर पिक्चर के ऊपर, तस्वीर के ऊपर, वीडियो के ऊपर यही लिखा हुआ है। हाँ जी, क्योंकि वो हमें गैंग वॉर फिल्मों में और ड्रामे में और हमें वो बड़ी अट्रैक्ट करती है ना जी। और इसका जो अंजाम होता है वो बुरा ही होता है फिर। और उसमें पूरे इलाके की मईशत भी ख़त्म होती है। आपकी जो माशरे के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी इफ़ेक्ट होती है। जी ऐसा ही है? ऐसा ही है। नौजवान को क्या कहना चाहोगे इस पर? ये कहेंगे बस हिम्मत से काम ले, लड़ाई झगड़े को छोड़ें, प्यार मोहब्बत से रहें सब। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। और दोस्त हमारे साथ मौजूद है। ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का करम। सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं? हाँ देखते हैं, क्यों नहीं देखते जी। ये जो सिलसिला चल रहा है बलाज फैमिली कत्ल और फिर उसके बाद गोगी एहसन शाह वाला मामला, गोगी फैमिली के वो जावेद भट्ट अभी कत्ल हुए, स्टीफी भट्ट के बहनोई। ये इनकी दुश्मनी आपसे नहीं है, काफ़ी पुरानी है। आपको पता है जो दहाइयों पुराना मामला। हाँ जी, तो ये तो मेरा ख्याल सिलसिला चलता ही रहेगा।
ये तो शायद अल्लाह की तरफ से कोई उनके दोनों फरीक में कोई आपस में कोई सोलह करा दें हमेशा के लिए, ताकि उनकी दुश्मनी ख़त्म हो सके। हम तो जो चाहते हैं, क्योंकि बलाज तो बड़ा अच्छा बंदा था, उससे 1-2 मरतबा मुलाकात भी हुई थी, लेकिन वो वाकई बहुत अच्छा बंदा था, यानी कि अच्छी नेचर का मालिक था। बाकी आपको पता उनकी दुश्मनी हम बचपन से सुन रहे हैं। ये दोनों पार्टियां मामला ख़त्म करना चाह रही थी, ख़त्म होना बातचीत चाहिए। का सिलसिला शुरू हो गया था, अब ये देखें ना, रिपोर्ट भी हुआ ना। वो बातचीत तो आपको पता है, वो मिसाल के तो अगर वो दोनों जो फैमिलीज़ हैं, जो पूरे ख़ानदान आपस में मिल बैठ के कोई अफाम तफहीम से कोई हल निकालना चाहते, तो इस क्योंकि जो बलाज था ना, वो पॉजिटिव थिंक का मालिक था। मुझे एक चीज़ समझाएं, ये जो मामला है, अब बलाज भी कत्ल हो गया, उसका दोस्त एहसन शाह भी मुबैना वो पुलिस मुकाबले में कत्ल हो गया। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है कि वो इतना अच्छा उसका और बड़ा ही पक्का दोस्त भी था। मैं तो वो उस एहसन शाह की बात कर रहा हूँ कि जो हमेशा उसके करीब रहता था। मुझे उसकी समझ ही नहीं आई कि यार इतना क्लोज दोस्त भी जो है ना, धोखा दे सकता है आपको। धोखा दे सकता और है। धोखा तो है, देखें, इस हद तक धोखा। और आपको पता है अब इससे ये होता है कि दोस्ती हो, आपको पता है जो बचपन की दोस्ती हो, और वो आपको पता है जो निभाने वाले वो निभाते भी हैं। मैं जो इसे समझना चाह रहा हूँ, एहसन शाह की अभी तक मुझे खुद समझ नहीं आ रही। और उसके बाद जो ये जो कत्ल हुआ तीसरी पार्ट के बहनोई का, जावेद भट्ट देखे ना, अब वो देखे ना, वो जो पार्टी हैं आपस में, अब वो उन्होंने इनके साथ क्या किया है, ये पूरी दुनिया भी जानती है। तो ज़ाहिर अब ये दुश्मनी ख़त्म तो होने वाली नहीं है। ज़ाहिर अगर इनके हुआ है मसला, तो अब वो उनका भी कुछ ना कुछ ये होगा। तो इन पार्टीज का आपस का एक मामला हो गया ना। ये तो फैमिली मिले या हुकूमत ही कोई, अब हुकूमत थोड़े एक असर और भी है। जी जी, जिस तरह आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, ये भाई साहब करते हैं, ये बच्चे भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल जी। और इन्हें लगता है कि आप कोई वीडियो देखते हैं जिसके पीछे कोई ऐसा साउंड लगा होता है, वो इसको बड़ा ड्रामाटाइज करते हैं, वो इसको ग्लैमराइज करते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये ताकत की दुनिया है। बच्चों को तो इनकरेज हम नहीं करना है ना। बच्चों का जो आजकल जो बच्चे हैं इस मामले में वो इतना ज़हन नहीं रखते। वो पूछते ज़रूर हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब वो जब वो जूं बड़े होते जाएंगे, फिर उन्हें भी पता चलता है कि ये जो दुश्मनी है जो है ना, ये इनकी आबा व अजदाद से चल रही है। अब ये कब तक चलती है, ये अल्लाह बेहतर जानने वाला है। इसको देखकर या इससे असरअंदाज होकर इन मामला से अगर कोई और बच्चा, नौजवान 15-20 साल का इस रास्ते को चूज़ कर ले, हैं रुजू करते हैं, जो ज़ाहिर है इस चीज़ को फॉलो अप करते हैं। आपको पता है आजकल वीडियो गेम्स ऐसी आ चुकी हैं जो इस चीज़ पर मबनी है। अब जो तो आपको किस दौर में था, अब वो भी जो है बच्चे जो है ना, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ही इस तरफ रुझान ज़ाहिर दिन नेगेटिव दिन आ जाता है। वो उनका एक ग्रोथ इस तरह की साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जिसमें वो समझते हैं कि शायद ताकत की ज़िंदगी यही है कि आपका असला हो, पैसे ये हो, तो गार्ड दूँ। कुछ है ये कि वालिदैन को भी थोड़ा इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी अपने बच्चों पर, कि बच्चे जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू पर जा रहे हैं। अब आपको पता है टीवीज़ में तकरीबन हर जो प्रोग्राम लगते हैं, सुबह हो गया, शाम हो गया, काफ़ी वो इनकरेज करते हैं मुख्तलिफ चैनल्स में आके, जो अच्छे स्कॉलर्स हैं वो आके बताते हैं कि अपने बच्चों को आपने इस तरफ नहीं लेके जाना है। तो यही सूरत हाल है। हम भी अपने बच्चों को उस तरफ जाने की, गैंग वॉर दोबारा से शुरू होने के अल्फाज सुने आपने? गैंग वॉर आपको पता है वो चल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला इसकी हम ये तो कहता है हमें अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे हम सबको। और सारा कुछ अल्लाह के ज़िम्मे किया हुआ है। और ज़रूरी ये है कि हमने अपने बच्चों को गैंग वॉर वाला ये मामला नहीं सिखाना। और जहाँ ये मामला चल रहा है, ये बात ठीक कर रहे हैं कि अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, अब इसको ख़त्म होना चाहिए। इससे हमारी मईशत भी तबाह होती है, मुआशरे की जो असास है वो भी तबाह होती है, और फिर हमारे बच्चों के ऊपर इसका बड़ा मनफी असर पड़ता है। ये जो हालात हैं, इसकी तारीख़ क्या रही सारे मामले की, और फिर दरमियान में कुछ अरसे के लिए ये बिल्कुल खामोशी हो गई। दोबारा से ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, इसकी वजह क्या है, और ये बजाय ख़त्म होने के रुकने के बढ़ता क्यों जा रहा है? कुछ सीनियर सहाफ़ियों से और जिन्होंने ये सारी तारीख़ लिखी, देखी, रिपोर्ट की, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
अमीर बालाज का कत्ल, एहसन शाह का कत्ल और फिर इसके बाद तीफी बट के बहनोई का कत्ल, क्या सिलसिला यहाँ पर रुक जाएगा और इसकी ममासलत जो इससे पहले हमने दिहाइयों चलने वाली लड़ाई में देखी, गैंग वॉर में देखी है, अब के वाक़यात की इससे कितनी ममासलत है? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, जो ना सिर्फ ये सारे वाक़यात देखते रहे, इन्हें रिपोर्ट भी करते रहे और इस तारीख को जानते भी हैं। ज़रा इनसे इस तारीख को भी जानते हैं और मौजूदा हालात क्या हैं इस वक्त, इस पर बात करते हैं। नईम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एहसन शाह के ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने अमीर बालाज का कत्ल किया, फिर वो एक जाली पुलिस मुकाबला मुबैना तौर पर कहा जा रहा है उसमें कत्ल हो गया, और फिर ये जो तीफी बट के बहनोई को कत्ल किया जाता है जावेद बट को, क्या वो इस सारी सर्कल में कहीं फिट होते थे? वो भी इसी कमाश के आदमी थे या वो शरीफ आदमी थे? बेटे, जब तक आप इसका पस मंज़र नहीं समझेंगे ना कि ये वाक़यात हैं क्या, पहली बात तो ये है कि जिसे ये गैंग वॉर कह रहे हैं ना, ये प्रॉक्सी वॉर है। ये थर्ड पार्टी कर रही है और थर्ड पार्टी को इश्तराक, सरपरस्ती, रहनुमाई सारी की सारी पुलिस की है। ये बेसिकली ताजिर सियासत थी जिसमें तलबा सियासत शामिल हुई। अब सिर्फ गिरदोनवा को समझें, शालम चौक, गोलमंडी चौक, रेलवे रोड चौक, यानी दयाल सिंह कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड, इस्लामिकल रेलवे रोड, और फिर बिल्ला ट्रकों वाला गड्ढा शालम चौक। शालम चौक से शालम मार्केट में चले जाएं, अजहर सईद बट, हाजी मकसूद बट, ख्वाजा साद रफ़ीक के अहले खाना, ये सारी कश्मीरी बरादरियाँ हैं। इनकी सियासत थी पहले ताजिर सियासत, फिर तलबा सियासत, इसमें उसका हसीन इम्तज़ाज है ये तलबा और ताजिर सियासत का। तीसरे हिस्से में आती है कौमी सियासत, जिसमें टिकट मिलता है ख्वाजा साद रफ़ीक की वालदा मोहतरमा मरहूमा जो थी बेगम रफ़ीक शहीद, उनको। ये वहाँ सियासत आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एमर्ज करती गई, और वो सियासत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एमर्ज करके चौधराहट में तब्दील हो गई। अजहर सईद बट बमुकाबला हाजी मकसूद बट, हाजी मकसूद बट बमुकाबला ख्वाजा साद रफ़ीक एंड कंपनी, काफ लीग और नून लीग का झगड़ा। अजहर सईद बट काफ लीग में पहले अंजुमन ताजरान शालम के, फिर शालम ताजर बोर्ड के, फिर लाहौर चेंबर के, फिर कौमी ताजर इत्तेहाद के, फिर चेंबर ऑफ फेडरेशन, जो फेडरेशन ऑफ चेंबर्स जो है उसका चेयरमैन, वो उसने आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज किया था, खुदा मक़फ़रत करे 2 साल पहले फौत हो गए। वो सियासत जो है ना उसमें शामिल हो जाता है तलबा सियासत का वो खून जो नवाज़ खान कत्ल हुआ, अरशद बिन चौधरी कत्ल हुआ, आतिफ चौधरी कत्ल हुआ, ये इनको इस्तेमाल करते रहे वो ताजिर सियासी रहनुमा, वो इन तलबा को इस्तेमाल करते रहे, इनको करते रहे। इन तंजीमें मजबूरी थी उनकी ना, उनको चौधराहट चाहिए थी। डेरेदारी की जंग ने जो है ना, अजहर सईद बट ने बिल्कुल बिलमुकाबिल शालम चौक पे एक तरफ अड्डा है बिला ट्रकों वाला का, पाक गुड्स इंटरनेशनल, और दूसरी तरफ उनके साले मोहतरम भाई पहलवान बच्चू पहलवान, और बिल्कुल सामने एक बंदर था, अब भी है वहाँ। अजहर सईद बट ने अपना दफ्तर बना लिया, मतरूका वक्फ इमलाक है वो, वहाँ किराए पे लेके दफ्तर बना लिया। अब बट साहब मरहूम की तस्वीर लगी है उनकी डेथ के बाद वहाँ अजहर सईद बट की। मैं जिसमें समझना चाह रहा हूँ, आप जो तारीखी पस मंज़र में बता रहे हैं, इसमें ट्रक्का वाली फैमिली में अमीर बलाज का एक बैकग्राउंड और पूरी फैमिली का बैकग्राउंड है। एहसन शाह की फैमिली का सियासी बैकग्राउंड है और वो अमीर बलाज का दोस्त है। तीफी बट, गोगी बट का एक बैकग्राउंड है। इसमें जो भी एक हालिया कत्ल होता है जावेद बट जो बहनोई हैं, क्या सिर्फ ये तीफी बट के बहनोई हैं या इनका भी ऐसा ही बैकग्राउंड था? तीफी बट के बहनोई ज़रूर थे वो, और बड़े बाएतमाद थे, लेकिन तीफी बट के वो फ्रंट मैन थे। तीफी बट की सारी सियासत ताजरों की जो है, ताजर सियासत करते हैं ना, ख्वाजा अजहर गुलशन उनके बड़े भाई और तारीफ गुलशन तीफी बट ये करते हैं, फिर गोगी बट भी, ये सारे ताजर सियासत करते हैं ना। ताजर सियासत की अबजद जो है ना, अलिफ बे, वो जावेद बट थे। मतलब आप समझें कि वो ऐसा तोता थे जिनकी जान तीफी बट की जान जावेद बट में। एक दूसरा, जितने मुकदमात थे तीफी बट के, उनकी सारी पैरवी वो करते थे जावेद बट साहब। जावेद बट जितने मार्केटों से लेन देन के मामलात थे सारे वो करते थे। तीफी बट के जितने मामला थे, तीनों भाइयों के, गोगी बट के भी और ख्वाजा तीफी के, अजहर गुलशन, तीनों के मामलात को लुक आफ्टर करते थे। जितने इलेक्शन होते थे, 2 इलेक्शन चेयरमैन तो 2 थे ना, अजहर गुलशन चेयरमैन थे अकबरी मंडी के, और बनारस रोड के चेयरमैन थे तीफी बट, और गिरदुनवा की सारी मार्केटों में इन्हीं के चेयरमैन थे। ये सारे के सारे जितने मुकदमात दर्ज होते थे ताजर सियासत में, इंतकामी सियासत में, दोनों सियासत के मुकदमात की पैरवी ये करते थे। वकील ना
FIR के इंदराज से, तहरीर से, बल्कि इंदराज बाद में, FIR की तहरीर से इंदराज, इंदराज से तफ्तीश और तफ्तीश से वकालत, सब जावेद भट्ट का। सब जावेद भट्ट की जिम्मेदारी थी। और जावेद भट्ट उनके घर के वो फ़र्द थे कि शायद अगर मैं ये जुमला कहूँ तो गलत नहीं होगा कि तारीफ़ गुलशन की, ख्वाजा तीफ़ी की जो इतनी वर्थ है ना, वो इतनी वर्थ ख़ानदान में नहीं थी जितनी जावेद भट्ट की थी। वो सारे मामला वो हैंडल भट्ट को कत्ल करके नुकसान पहुंचा के तीफ़ी भट्ट को मैसेज नहीं दिया गया, उनकी कमर तोड़ दी गई है। कमर तोड़ दी गई। कमर तोड़ दी गई बाकायदा, मैं बड़े मोहतात जुमला कह रहा हूँ। उनकी कमर इस तरह तोड़ी गई कि जो बालाज का कत्ल था ना, उसकी पैरवी भी सारी की सारी वो कर रहे थे। जो इन पे नामजद मुल्ज़िमान है और ये इश्तिहारी हैं। और जब बालाज कत्ल हुआ था, अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जब बालाज कत्ल हुआ तो उसके फौरी बाद, कत्ल के 10 मिनट के अंदर अंदर मुजफ्फर को मार दिया गया, जो कातिल था, जो कहा गया कि कातिल था। ये समझ लें, ये बात और है। कहा गया कि कातिल था। कैसे? असला लेके गया कहाँ? एक DSP के बेटे का वलीमा है, उसके बाहर 20 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिनमें एक DIG लाहौर भी था। लाहौर के एक DIG मारूफ आदमी, उनकी गाड़ी, उनका स्क्वाड और 20-25 और गाड़ियाँ खड़ी हैं। जो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो ना, वो पुलिस की एक गाड़ी देख के भाग जाता है कोसों मील। तो किस शख्स की जरूरत हुई? उसको बुलाया किसने था? आज तक तफ्तीश की किसी ने? उस मेज़बान से, इकबाल बाली जो DSP हैं। मुजफ्फर को बुलाया किसने? किसने बुलाया? कैसे आ गया वो? ये मुजफ्फर और जावेद भट्ट का भी आपस में कोई ताल्लुक है? मुजफ्फर और जावेद भट्ट का कोई ताल्लुक नहीं था। मुजफ्फर देखें, जो इस तरह के हायर्ड असैसिनर होते हैं ना, उजरती कातिल जो हैं, ये उजरती कातिल किसी एक शख्स के सगी नहीं होते। नीफा और बाबा कल तक साथ थे बिला ट्रकें वालों के, उसके कहने पे कितने लोग मार चुके थे उसी ग्रोह में रह के। और जब उनको छोड़ा एक छोटी सी बात पे, तो तीफी के साथ मिल गए। फिर तीफी के कहने पर अर्शद भी उनको मार दिया। बाबर भट्ट ये जो आज नामजद हुआ है, बाबर भट्ट के भाई बाबर लखोडेरिया बड़े मशहूर थे। बाबर का सगा भाई है कैसर भट्ट। असल में लोगों को तारीख का पता नहीं है। ये जो कैसर भट्ट है, ये बाबर लखोडेरिया, बाबर भट्ट, जिसके कत्ल का इल्ज़ाम तीफी और गोगी पे लगा था, उनका सगा भाई है। ये नवीद लंबी वाला, ताहिर प्रिंस, वो जो सानिया लोअर माल है 12, 14, 16 लोगों का, उसमें सब तीफी पे मुकदमा दर्ज हुए ना। तो वो सारे लोग जो तीफी का साथ दे रहे थे, कभी इधर जाते थे कभी इधर आते थे। ये उजरती कातिल है, जहाँ से पैसे मिले वहाँ चले जहाँ से पैसा ज़्यादा मिले वहाँ चले जाते हैं। जिस दिन ये FIR दर्ज हुई मीर बालाज वाली, उस मुजफ्फर के कत्ल के बाद, तो मैंने 2 सवाल उठाए थे मुख्तलिफ चैनल्स पे। पहला ये कि तफ्तीश की जाए किसी सीनियर सतह के अफसर के ज़रिए, एक। दूसरा ये चेक किया जाए कि कौन जानता था इस शख्स को कि मुजफ्फर ये है। 10 सेकंड के बाद मुझे ये इत्तला आई कि मुजफ्फर ने मारा है, और मुजफ्फर को भी मार दिया। जिस शख्स ने मुजफ्फर पे गोली चलाई, उसे कसम दे के पूछे कि तू पहचानता था कि मुजफ्फर है? ये किसने कहा मुजफ्फर है? आप जो सवाल उठा रहे हैं, ये तो फिर पुलिस की तफ्तीश पे भी सवाल उठ जाएंगे इस पे। सुनो, मैं जुमला और कह रहा हूँ। जब मुजफ्फर मरा, बालाज के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, बालाज की तफ्तीश शुरू हुई, तीफी गोगी को नामजद किया गया इहानत जुर्म में, बिलाल को नामजद किया गया। उस वक्त मैंने कहा था कि अगर किसी दूसरे बालाज के कत्ल का रास्ता रोकना है तो इसकी तफ्तीश ठीक कर लें, सिर्फ FIR पे रह जाएं। FIR पता कौन दर्ज करवाता है? कौन दर्ज करवाता है? अगर मुद्दई कराता होता तो फिर ये कत्ल की सीरीज ना चलती। ये कराता है पुलिस का एक मुतमईन ग्रुप है। तो पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पुलिस, सुन लेना बात पूरी सुने, मैं आपको कड़ियाँ मिला के बता रहा हूँ। जो बालाज कत्ल होता है, बालाज की FIR 9 घंटे बाद दर्ज होती है। ये जो जावेद भट्ट कत्ल होता है, इसकी 13 घंटे बाद दर्ज होती है। ये ताखीरी हरबे क्यों होते हैं? पुलिस का एक ग्रुप जाता है पहले मुद्दई के पास, मुल्जिम फरीक के पास। पहले मुद्दई को इत्मीनान दिलाता है, फिर मुल्जिम को इत्मीनान दिलाता है कि तुम्हारा यही कातिल है। मुद्दई को कहता है, और मुल्जिम से कहता है कि यार ध्यान रखना तुम्हें नामजद करने लगे हैं। और फिर अपने अफसरों के पास जाता है। मुतमईन ग्रुप सह फरीकी काम कर रहा होता है। फिर वो जाता है अपने अफसर के पास कि जनाब बड़ा जुल्म हुआ है, ये इसको जो है ना एहसन शाह जो है,
इसको मार देना तो फिट कर दें इसको अगर इस केस में, तो सारी बात ठंडी पड़ जाएगी। मुझे लास्टली ये बता दें कि हमने मतलब आपने जो तारीख देखी, लिखी और फिर रिपोर्ट की, वो तो 80 और 90 की दिहाई की थी, और फिर उसके बाद भी गुज़िश्ता एक दिहाई में हमने ये वाक़यात उस तरह से नहीं देखे, और उसके बाद फिर एक सीरीज़ शुरू हो गई है। कहीं हम दोबारा उसी दौर में वापस तो नहीं चले जाएंगे? देखें, आप दुआ ये करें कि खुदा न करे कि कराची 92 का, 95 का और 2013 का 3 ऑपरेशन, मैंने आई विटनेस अकाउंट हूँ मैं इसका, तीनों ऑपरेशन का, 2 बेनज़ीर मोहतरमा शहीद के दौर में और तीसरा मियां नवाज शरीफ के दौर में। इन लोगों ने खून बह रहा था ना, उसके आगे खून की दीवार खड़ी करके रोकने की कोशिश की थी, जो हमारी लाहौर पुलिस कर रही है। एग्जैक्टली वो रिपीट हो रहा है जो उस वक्त हुआ था 92, 93, 2013 के खून को खून की दीवार खड़ी करके रोका गया। जब आप खून को खून की दीवार से रोकते हैं तो नया खून बहता है और बहाना पड़ता है। रीज़न क्या है कि जब आप कत्ल की दुश्मनियों को कारोबार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हर रोज़ एक बालाज कत्ल होगा। बालाज बिल्कुल बेकसूर था। ये कारोबार कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है, इंतज़ामिया कर रही है। वो मैंने कहा प्रॉक्सी वार है। ये ना कत्ल करता है तीफी, ना कत्ल करवाता है तीफी, ना कत्ल करता है बिल्ला ट्रकों वाला, ना टिप्पू ट्रकों वाला। जो लोग ये करवाते हैं उनकी साइकी समझे, नफ्सियात की। देखें, हम क्राइम्स को खून बहते से देख रहे हैं, क्राइम की साइकी से, नफ्सियात से नहीं देख रहे। क्राइम की नफ्सियात से देखें। आप बंद बांधें सुलह का बंद बांधें, खून के आगे खून की नदी ना बहाएं। बहुत बड़ी बात है, और आज के इस प्रोग्राम का हमारा मकसद भी ये है कि इस क्राइम को भी रोकना है, और जैसा नईम मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं कि उस साइकोलॉजिकल जो माशरे के अंदर एक सोच मौजूद है उसको भी ख़त्म करना है। और उसका तरीका यही है कि आप सुलह का हाथ बढ़ाएं या उन्हें दोनों पार्टियों को टेबल पर बैठाएं और उनसे बात करवाएं, जिस तरह नईम मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं। आज के इस टॉपिक के इंतखाब की बुनियादी वजह ये है कि डिजिटल मीडिया पर इस सारे मामले को, अमीर बलाज, एहसन शाह और फिर तीफ़ी भट्ट के बेनोई के कत्ल को, इसे फेंटिसाइज़ किया जा रहा है। और नौजवान नस्ल शायद ये समझती है कि आप बदमाश हों तो पैसा भी आ जाता है, ताकत भी आ जाती है, असला भी होता है और लोग आपसे डरते भी हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या होता है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से ऐसी आवाज़ों को सुनना बहुत ज़रूरी है जो इसकी तारीख़ भी जानते हैं और जो नौजवान नस्ल की इस्लाह के लिए उन्हें ये भी बताना चाहते हैं कि ये ऐसा रास्ता है जिसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब मौजूद हैं, जो वक्तन फ़वक्तन इस सारे केस पर लिखते भी रहे हैं, इसका बैकग्राउंड भी जानते हैं, और इनसे पूछते हैं कि नौजवान नस्ल इसको, निज़ामी साहब, अब रोमांटिसाइज़ करना शुरू हो गया। आपने डिजिटल मीडिया पर देखा होगा, इससे अब कहा जा रहा है कि ये लाहौर में दोबारा से गैंग वॉर शुरू हो गई है। हमें गैंग वॉर की मूवीज़ भी बहुत पसंद हैं, तो अब जब रियल लाइफ में हमारे सामने हो रहा है तो उन वीडियोज़ के व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और लोग उसमें इन करैक्टर्स को अब आइडलाइज़ करना शुरू हो गए हैं। तो ये इस गर्द के अंदर से बताएं कि हकीकत में ये किस तरह का रास्ता है। बिल्कुल, ये बड़ी एक मुश्किल पिक्चर है कि जिसको एलेबरेट करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि ये सारी चीज़ें मूवीज़ में या सीजन्स में तो अच्छी लगती हैं, बट रियल लाइफ में इसका जो अंजाम है वो हमारे सामने है। मिसाल के तौर पे हालिया होने वाली तमाम किलिंग्स को हम देखें तो पता ये चलता है कि इस वाक़े में या इन चीज़ों में जो लोग मुलव्विस थे उनकी लाइफ को इतनी आइडियल नहीं रही। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो इन दुश्मनियों की वजह से मारे गए, जिनका कोई कसूर नहीं था। फिर इसी तरह यह है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उनका माजी, उनका हाल, उनका मुस्तकबिल कोई इतना रोशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जिस तरह हम आप आज़ाद घूम फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं, दोस्तों को मिल सकते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें हर वक्त एक खौफ रहता है, हर वक्त वो चौकन्ना रहते हैं, इन चीज़ों को नोट करते हैं कि कौन कब दोस्त है, कब दुश्मन है, इस पे फिर वो भरोसा नहीं कर सकते। सो यूथ के लिए जो मैसेज है वो ये है कि टिकटॉक ने, रील्स ने, स्टोरीज़ ने ये सारा मामला बहुत ग्लैमराइज कर दिया है और बुलंदो बांग दावे हो रहे होते हैं और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे जंगो जदल का मैदान गर्म है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर उसके अंदर से जो रियलिटी है या जो फैक्ट्स हैं वो निकाल के बताना ज़्यादा अहम हो जाता है। आपने
जो खौफ की बात की कि ये बाहर मिल नहीं सकते लोगों से, मूव नहीं कर सकते, जो मकतूल अमीर बलाज है जिससे ये सारा मामला दोबारा से शुरू हुआ, वो तो बहुत सी जगह पे ये कह भी चुके थे अपने इंटरव्यूज़ में कि मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, जहाँ मैं अपने दोस्तों को नहीं मिल सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। इस सब के बावजूद इसको ग्लैमराइज करने में सिर्फ डिजिटल मीडिया का किरदार है, या आप समझते हैं कि ये बात यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए थी और ये अमीर बलाज के कत्ल तक ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था? देखिए, ये तो बड़ा कहना मुश्किल है कि जी ये मामला वहाँ पे ख़त्म हो जाता। उस वक़्त कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी उनकी बाकी फैमिली एजुकेटेड हैं, फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, बाहर से पढ़ लिख के वो आए हैं, तो हो सकता है ये मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन ये चीज़ें इतनी पेचीदा हैं कि जिनको आप रोक नहीं सकते। दोस्त ताने देते हैं, दुश्मन ललकारते हैं, और फिर उसके अंदर डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे सामने लाहौर में भी कई ऐसी एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने इस चीज़ से डीएस्केलेट किया, वो पीछे आए, एक कदम पीछे हटे, क्योंकि आगे बढ़ना कोई बहादुरी नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। उसमें हमने देखा है कि जाने जाती हैं, कारोबार तबाह होते हैं। तो ये जो हमारे सामने लाहौर में एक सुलह हुई जिसमें इसरार भट्ट फैमिली और सुहेल शौकत भट्ट फैमिली इन्वॉल्व थी, दोनों पॉलिटिकल घराने हैं, दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन दोनों ने बड़ी फहम व फरासत से, दानिशमंदी से इस चीज़ को महसूस किया कि इस चीज़ में कोई इतना अच्छा फ्यूचर नहीं है। तो उन्होंने तमाम तर कत्लो गारत के बावजूद एक एक स्टेप पीछे हटते हुए सुलह की। तो इसलिए तो यहाँ पे भी हुई थी निज़ामी साहब, अमीर बलाज की गोगी फैमिली से, लेकिन फिर वो मामला कत्लो गारत पे फिर वापस आ गया। जी, सुलह तो नहीं हुई थी, बातचीत उस मामले में चली थी, लेकिन दोनों अतराफ से बहुत सी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। इसको हम ये नहीं समझ सकते कि ये दो फैमिलीज़ हैं, ये पूरे पूरे नेक्सस होते हैं जिसके अंदर कुछ वकला इन्वॉल्व होते हैं, कुछ पुलिस अफसरान इन्वॉल्व होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, कुछ ताजिर रहनुमा होते हैं। तो दोनों साइड्स के ऊपर पूरा पूरा ग्रुप होता है, और उसमें कई लोगों को ये सूट नहीं करता कि ये सारा मामला पीसफुली हो जाए। पुलिस भी शामिल होती है। बिल्कुल, उसमें हमने ये देखा है कि 90 की दहाई हो, मुशर्रफ का दौर हो, उसके बाद अभी तक के जो वाक़यात हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट निचले लेवल के अहलकारों की, अफसरान की बिल्कुल मौजूद रही है। इवन फिर उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं, एरियाज़ के MNAs नून लीग के हों, तहरीक इंसाफ के हों, वो फिर अपने अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, कुछ लोगों की सरपरस्ती करते हैं। हमने ये देखा कि जब अमीर बालाज का कत्ल हुआ तो फेडरल मिनिस्टर जो हैं बता तारड़, वो हॉस्पिटल गए थे। इसी तरह दूसरी जानिब गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट का जो ग्रुप है, उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी जो हैं, उनके जलसे करवाए थे, उनकी हमायत का ऐलान किया था। तो इस सारी चीज़ को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, दोनों अतराफ़ में ग्रुप्स हैं, हमायत है, सपोर्ट है, तो उससे निकल के बाहर आना खासा मुश्किल काम होता है। मुश्किल आप कह रहे हैं, लेकिन 90 की दिहाई में या 80 की दिहाई में पुलिस के पास जो ट्रेनिंग होगी या जो उनकी सलाहियत होगी अब की, तो उससे बेहतर होनी चाहिए। तो अब तो मामला पुलिस को रिजॉल्व कर देना चाहिए था। अमीर बालाज के कत्ल के बाद एहसन शाह का कत्ल, उसे भी एक मुबैना जाली पुलिस मुकाबला कहा जा रहा है, और उसके बाद फिर जावेद भट्ट जो गोगी भट्ट के बहनोई हैं। तो ये सिलसिला क्या वाकई ही एक साइलेंट गैंग वॉर लाहौर में शुरू हो चुकी है? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पुलिस का रोल वक्त के साथ साथ इफ़ेक्टिव होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, सेफ सिटी के कैमरास हैं, मोबाइल की CDRs हैं। अब वो 90s वाला काम नहीं है कि एक कातिल आया, वो चला गया, आपको पता नहीं है, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। अब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और उसके बाद भी अगर ये पता चले कि पुलिस के ही सोर्सेज ये बता रहे हों कि लाहौर में शूटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, फ़लाँ ग्रुप ने इतने शूटर्स रखे हुए हैं, रैनसम की भत्ते की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पंचायतें लगती हैं जिसमें कारोबारी मसाइल को अदालतों से और पुलिस से अलहदा रखते हुए हल किया जाता है, तो हमें ये सब पता चलता है कि इस वक्त एक पैरेलल इकॉनमी चल रही है जो खौफ की बुनियाद पे, बिल्कुल खौफ की बुनियाद पे है। और लोग चूँकि अदालती निज़ाम के अंदर कुछ नकाइस हैं, कुछ ख़राबियाँ हैं, तो लोग ये बेहतर समझते हैं कि वो यहाँ से निकल के किसी ऐसी पंचायत में चले जाएं कि जहाँ पे उनको कोई ऐसा रिलीफ मिल जाए। उसके लिए वो पैसा भी लगाते हैं, कब्ज़े की जो ज़मीनें हैं वो इसी तरह एक दूसरे से वागुज़ार करवाई जाती हैं। सो हमें कानून और आइन पर ही चलना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा इजी होता है, जिस तरह आपने बात की कि पुलिस मुकाबला कर दें, आप किसी मुल्ज़म का ट्रायल करें, प्रोसिक्यूशन में लेके जाएं, उसका चालान कंप्लीट करें, नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो हैं वो उसके साथ मुंसलिक करें। ये एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन कानून पर अमल करना चाहिए। होता ये है कि परसेप्शन बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए पुलिस मुकाबला कर दिया जाता है, शोशा बन जाती है, आवाम को एक
साय ऑफ रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो साय ऑफ रिलीफ नहीं होता। वो आप कानून से इनहराफ कर रहे हैं, वो आप एक वक्ती फ़ायदा तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होता है कि जो ख़त्म नहीं होता। ये वही चेन रिएक्शन है। ये बिल्कुल ये चेन रिएक्शन चल रहा है, और पहले ये कहा जा रहा था कि शायद इस मामले के अंदर कोई कमी आए, लेकिन अभी जो कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें ये 3-4 मर्डर्स हैं, तो उसके बाद ये लग रहा है कि ये मामला इस तरह रुकेगा नहीं और कहीं ना कहीं ये चेन रिएक्शन आगे चलता जाएगा। ये हम अफोर्ड किस तरह कर सकते हैं कि जब हम एक सियासी अदम इस्तेहकाम का ये मुल्क पिछले 2-2.5 साल से शिकार है, मईशत का जो हाल है वो हमारे सामने है, IMF हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, वहीं पाकिस्तान के सेंट्रल एरिया के अंदर ऐसी गैंग वॉर शुरू हो जाए, तो ये हम अफोर्ड कैसे करेंगे? बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। मामला ये है कि चूँकि इस हवाले से एक क्लियर स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है, इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे, सियासतदान सब इसमें शरीक हैं, ज़िम्मेदार हैं। उनकी जानिब से जब तक क्लियर स्टांस नहीं लिया जाएगा, ये कह देना तो बहुत आसान है कि लाहौर में कोई शूटर नहीं है, लाहौर में कोई गैंग वॉर नहीं है, लाहौर में कोई दुश्मनदार ग्रुप नहीं है, ये कहना, ये स्टेटमेंट दे देना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें हैं वो इससे मुताबिकत रखती हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह हो रहा है। कंट्राडिक्शन बिल्कुल मौजूद है। पुलिस ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इस चीज़ को माने कि यहाँ पर शूटर्स इन्वॉल्व हैं, जेल के अंदर से लोग गैंग ऑपरेट करते हैं। हमने अभी तहरीक खान के केस में ये देखा कि उनका एक शूटर जेल में था, उसको वहाँ से रिहा करवाया गया, उसने फिर टारगेट किलिंग्स की और वो फिर मारा गया। सो अगर वहाँ पे पी लेवल पे इस तरह की चीज़ हो सकती है, तो ये जो लोकल गैंग्स हैं, क्या ये वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर रहे हैं, और जिन जिन लोगों की ज़मानतें होती हैं वो बाहर आते हैं तो वो ये सारा काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि जिसमें आपका जो टॉप टियर है वो ये डिसाइड करे कि इन चीज़ों को बातचीत से हल करना है। नंबर 1, बातचीत से हल नहीं होती तो जिसके जितने जराइम हैं उनका फ़ैसला करके उसकी उनको सज़ा दी जाए, ताकि एक रिट ऑफ द स्टेट कायम हो। मुझे लास्टली ये बताएं कि आपने वो विजुअल भी देखे होंगे जिस पे एहसन शाह की वालदा जो है वो मीडिया से उनका इंटरेक्शन हुआ और वो जिस दर्द का कर्ब का इजहार करी है। माँ तो फिर आखिर माँ ही होती है ना, चाहे वो मुजरिम की माँ ही क्यों ना हो। अभी तो खैर एहसन मुलजिम की स्टेज पे था, मुजरिम साबित नहीं हुआ था। ऐसे में जो ये आपको देखने वाले हैं, इन्हें किस तरह समझाएंगे कि इस रास्ते को जितना मर्जी ग्लैमराइज कर लें, इसका एंड यही होता है? उसमें हमारे सामने एविडेंस है, ये कोई इस तरह से हाइपोथेटिकल बात नहीं है, कोई मफरूज़े नहीं है। हमारे सामने एहसन शाह की मिसाल मौजूद है, अमीर बालाज की मिसाल मौजूद है, अमीर बालाज को मारने वाले शूटर मुजफ्फर की मिसाल मौजूद है, अभी जावेद भट्ट का जो मर्डर हुआ है, ये सारा हमारे सामने ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो लोग अपनी अपनी लाइफ के डिफरेंट रोल्स में थे, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन थे, खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनको थ्रेट्स थे, और एंड पे उनका अंजाम यही हुआ जो हमने मुबैना तौर पर एहसन शाह की ऑडियो लीक्स या उनकी कॉल्स हमने सुनी हैं। तो हमें ये पता चलता है कि जेल्स के अंदर भी सिचुएशन इतनी एग्जाम्पलरी नहीं है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्लान होता है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट किया जाता है। सो इसलिए ये बात सुनने में, कहने में या वीडियो इफ़ेक्ट्स के साथ किसी रील के अंदर तो बहुत अच्छी लगती है, बट इन रियलिटी इसका अंजाम मौत है। इसका कोई ऐसा मेरा ख्याल है कि एंड नहीं है कि जो बहुत काबिल रश्क हो या एग्जाम्पलरी हो। सो इस चीज़ को समझना चाहिए। ये ना हो कि आप टिकटॉक से या बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ज़रिए कुछ ऐसा मैसेज ले लें कि जो आपकी मौत के ऊपर जाके ख़त्म हो। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जो आपकी मौत का बायस बने और उस वक्त में आपके दोस्त अहबाब, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ये इश्तियाल ज़रूर दिलाते हैं कि तुम डरपोक हो, तुम डर गए हो, तुम बदला लो, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए कि जब आपकी जान को कुछ होगा तो आपकी माँ की गोद उजड़ेगी, आपके बच्चों के सर से साया जाएगा, आपकी बीवी बेवा हो जाएगी और आपकी बहन वहाँ बैठ कर रो रही होगी। ये सोच लीजिए। बसूरत दीगर ये दहाइयों पुरानी लड़ाइयाँ हैं जहाँ नस्लें उजड़ चुकी हैं और अब भी कत्ल गारत का सिलसिला जारी है, तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।